नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर में घटित शाही हत्याकांड मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। जी हां, जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि शाही हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, उस नामजद अभियुक्तों में 3 की तो गिरफ्तारी हो गई जो मुजफ्फरपुर में ही थे। एक का इलाज पटना में वकील साहब का चल रहा है। लेकिन जो मेन 3 अभियुक्त हैं, मंटू शर्मा, गोविंदा, जिनको लेकर लगातार पुलिस दबिश बना रही है, और ओंकार, 3 ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी खोज में पुलिस लगी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारे के सारे मेयर के हत्याकांड में भी अभियुक्त थे। गोविंदा तो 47 लहराते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुए थे, फिर भी वो चंद महीने में जमानत पर कैसे रिहा हो गए। ये एक ऐसा सवाल है जो मुजफ्फरपुर पुलिस की पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मेयर हत्याकांड में भी मंटू शर्मा का नाम आया था, लेकिन मंटू शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मंटू शर्मा लगातार मुजफ्फरपुर के लोगों को धमकी भरा फ़ोन कॉल करता रहा, रंगदारी मांगता रहा, जिस फ़ोन कॉल की वजह से आशुतोष शाही ने केस भी करवाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मंटू शर्मा पर दबिश भी नहीं बनाया गया। और अब जिस तरीके से सरेआम ये घटना को अंजाम दिया गया और 3 लोगों की मौत को घाट उतार दिए गए, उसे कई सवाल छोड़ा है। एक तो गार्ड का एक हथियार नहीं मिला है, जो अभी तक हथियार नहीं मिला है, मतलब हत्यारा उसका हथियार भी लेके चला गया है। एक गार्ड के पास एक मोबाइल फ़ोन जो मिसिंग है, नहीं मिल रहा है। पुलिस का ये मानना है कि कहीं न कहीं उस गार्ड की तो कोई भूमिका नहीं थी जिसका मोबाइल लेके वो भाग गया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और आर्म्स का न मिलना कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर में जो अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बातें ये सामने आई है कि जो भी व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल था, वो हत्या को अंजाम देने के बाद गोबरसही चौक, जो पटना होकर जो रास्ता जाती निकलती है, गोबरसही चौक के आसपास कहीं पर वो हथियार छोड़ा है, मतलब हथियार किसी के घर वो रख कर उसके बाद पटना की तरफ बढ़ रहा है। और जिस अपराधी की तलाश में पटना में छापेमारी हुई थी, उसकी कई जगह पे टोल प्लाजा पर भी उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है कि वो पटना की तरफ भागा है। और जो हत्यारा इस मामले में शामिल था, वो सारे के सारे हत्यारा पटना की तरफ भागे हैं। ये कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को साक्ष्य के तौर पर मिला है। और यही वजह है कि पुलिस की एक बड़ी टीम गठित हुई है अलग अलग जगहों पर, जिसमें उत्तराखंड को मुख्य तौर पर टारगेट किया गया है। और माना जा रहा है कि मंटू शर्मा उत्तराखंड में भी कहीं छिपा हुआ है। इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली का जो स्पेशल ब्रांच है, जो काफ़ी इन तरह के अपराधियों पर विशेष जो संगठित गिरोह चलाते हैं, उस पर खास नज़र रखते हैं। उस पर भी उसके संपर्क में भी बिहार पुलिस है और लगातार मंटू शर्मा और गोविंदा पर दबिश बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इस बीच जिन जमीन के विवाद को लेकर हत्या की बात कही जा रही है, कल्याणी मछली हट्टा बाजार और एक और जो पुरानी मेडिकल कॉलेज के इलाके में जो एक बड़ा 20 एकड़ के प्लॉट का जो डील हुआ है, उन दोनों डील को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में कागजात पुलिस खंगाल रही है। क्या एक्चुअल में ये डील था क्या, या ये डील सिर्फ हवा में है? चर्चा में है कि वस्तु स्थिति भी है कि किन्हीं के नाम से ये डील हुआ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट के परिवार से आता है। उनके परिवार के लोग कांग्रेस के भी बड़े नेता रहे हैं, उनका वो ज़मीन है और वो ज़मीन बिक्री की बातचीत चल रही थी। और मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा डील, शहर में अगर कहिए कि वो सबसे बड़ा डील होगा, जिस डील में की वजह से ही कहा जाता है कि मेयर की भी हत्या हुई। मेयर की हत्या के पीछे भी उसी ज़मीन के डील का मामला था
और इस आशुतोष शाही की भी जो हत्या हुई है उसमें भी कहा जा रहा है कि उसी ज़मीन के डील की वजह से हत्या हुई है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिन सवालों से मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार बचती आ रही है कि आखिरकार मंटू शर्मा मेयर हत्याकांड के 1 वर्ष बाद भी पुलिस के पकड़ से क्यों बाहर है। लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि वो रंगदारी मांगता है, मुजफ्फरपुर के तमाम तरह के ठेकेदारी व्यवस्था में उसकी तूती बोलती है, उसके बगैर उसका कट दिए बगैर आप वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बच्चे को इसकी जानकारी थी, ऐसे में फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, किसको संरक्षण प्राप्त था मंटू शर्मा। ये अब सवाल उठने लगा है कि आखिर इसके आका कौन है, कौन इसको किसका बर्दाश्त इसे प्राप्त है। ये भी अब बातें सामने आने लगी हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर इसे राजनीतिक संरक्षण है। इसलिए मंटू शर्मा पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी ऑपरेशन उस तरीके से गठित नहीं हुई है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने हरकत दिखाई है। खोपड़े मुजफ्फरपुर गए भी थे, ऑपरेशन के हेड हैं वो, आईजी और एसएसपी से पूरे मुतल्लिक बात भी किए, एक एसटीएफ की एक टीम काम भी कर रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोग अभी भी काफ़ी दहशत में हैं। और इस घटना के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ क्राइम बंद हो गया। एक दुकानदार को गोली मार दिया है रात में, उससे पहले एक छात्र को गोली मार दिया था, दोनों की मौत हो गई है। मतलब लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस कस्टडी में एक मौत हो गई, कल हंगामा मचा हुआ है पूरे मुजफ्फरपुर में। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर पूरी तौर पर बेलगाम हो गया है। जयकांत के दौर में कुछ चीज़ें चल रही थी, जयकांत ने समानांतर फाइट चला, अपराधी अपराध को अंजाम देते रहे, जयकांत अपने तरीके से अपराधियों से निपटता रहा। मतलब लग रहा था कि हाँ, अपराधी और घटना को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन घटना के बाद अगर कार्रवाई होती है तो फिर आने वाले समय में उस तरह की घटनाओं पर रोक लगना है। ये चीज़ें नहीं दिख रही है अभी राकेश कुमार के कार्यकाल में, और यही समस्या है कि लगातार घटनाएं घट रही है और पुलिस जैसे लग रहा है कि निरुत्तर है। पुलिस का व्यवस्था, वहाँ कोई वैसी व्यवस्था है वो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। रोज़ाना घटना घट रही है और पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, स्वाभाविक तौर पर इस जो बड़ा माफिया है उसको बहुत सहजता होती है, क्योंकि उसके पुलिस तंत्र में काफ़ी नेटवर्क रहता है। और मंटू शर्मा का नेटवर्क छुपा हुआ नहीं है कि हर थाने में उसका आदमी है। कोई भी गुप्त ऑपरेशन होगा, मंटू शर्मा को उसकी जानकारी मिल जाती है। ये चीज़, इन चीज़ों को जयकांत ने तोड़ा था और उसका असर भी हुआ कि घटना के बावजूद भी जयकांत लगातार उस पर दबाव बनाए रखा। मुजफ्फरपुर के कई मामलों में उनको मुजफ्फरपुर में अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करने में भी जयकांत का बहुत बड़ा योगदान था कि जयकांत से एक भय था कि अगर हम पकड़े गए तो बस इतनी मरम्मत होगी जो फिर होश नहीं होगा। लेकिन इस एसएसपी के कार्यकाल में वो चीज़ें नहीं दिख रही है और इसका असर साफ तौर पे मुजफ्फरपुर की पुलिसिंग पर भी दिखने लगा है कि जयकांत के समय में गणेश प्रसाद वहाँ आईजी थे, दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त चला। और गणेश प्रसाद की वजह से, क्योंकि वो मुजफ्फरपुर का से पहले से जानकार थे, उनको आइडिया था और सर्विलांस के मामले में या टेक्निकल जो पुलिसिंग होता है उसके वो अच्छे जानकार थे। उसका असर भी अपराधियों पर था। अपराधी उस दौर में मुजफ्फरपुर में घबराते थे कोई भी कांड को अंजाम देने में, और जयकांत इनकाउंटर करने में भी हिचक नहीं रखता था और पिटाई के मामले में तो कहना ही जुदा है। पकड़ा गए तब तो फिर ये इलाज होता था कि आप भूल जाइएगा। फिर ड्रग्स वाला मामले में भी कई लोगों को जेल भेजा, उसका एक हैवोक रहा। लेकिन ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं और इसी का असर है कि इस घटना के बाद लोगों का भरोसा मुजफ्फरपुर के पुलिस से लगभग उठ चुका है और उस भरोसा को बनाए रखने में काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस अंदाज में शाही की हत्या के बावजूद भी मंटू शर्मा गिरोह लगातार शहर में सक्रिय है, उन्हें डर नहीं है कि उनके साथ कोई घटना हो सकती है या पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। खुल्लम खुल्ला घूम रहा है वो। और शराब सिंडिकेट की तो कोई बात ही नहीं है। शराब सिंडिकेट वाले तो उसी का नेटवर्क चलाता है गोविंदा का,
वो सारा नेटवर्क उसी तरीके से चल रहा है। मतलब उसके आर्थिक स्रोत हैं, उस स्रोत पर भी हमला बोलकर कमज़ोर किया जाए, इस पर भी मुजफ्फरपुर पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है। और इसका असर हमें लगता है कि पुलिसिंग पर साफ देखने को मिल रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है मुजफ्फरपुर की घटना ने भट्टी के पूरे इकबाल को ही समाप्त कर दिया है। और जो उम्मीद भट्टी से लोग, बिहार के लोग पाल रखे थे, वो उम्मीद अब लगभग टूट सा गया है।